नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी हिंदी से संबंधित। तो यहाँ हम हिंदी के कुछ जो सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करेंगे उनके फैक्टों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 3। जो पहला हमारा ह्रस्व स्वर है उसको कहते हैं हम मूल स्वर। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है। मूल स्वर होते हैं हमारे जो स्वयं से उत्पन्न हुए या मूल रूप से वैसे ही हैं। जैसे हमारा अ है, ई है और ऊ है, सॉरी छोटा ऊ। ये सब क्या है, मूल स्वर है। और इसी के साथ साथ एक चौथा भी है हमारा मूल स्वर री। और इसी के बाद अगर बात करें हम दीर्घ स्वर की, तो इन्हीं का ही बड़ा रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे अ का बड़ा रूप क्या है, आ, लिखने की जगह है नहीं। जैसे अ का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर ई का बड़ा रूप बड़ी ई और ऊ का बड़ा रूप बड़ा ऊ। ये क्या हो जाएंगे, 3 दीर्घ स्वर। फिर अगर बात करें हम संयुक्त स्वर की, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलके बने हो उनको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। जैसे हमारा ए है, ठीक है, ये अ और ई से मिलके बना है। ठीक है, अ और ई से मिलके क्या बना है, ए। फिर ऐसे ही हमारा दूसरा स्वर बनता है ऐ। ए हो गया, ऐ हो गया, ये भी अ और ई से ही बनता है। फिर हमारा ओ है, ठीक है, ओ बनता है हमारा अ और ऊ से। फिर हमारा औ है, ये भी किससे बनता है, अ और ऊ से ही। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 3 प्रकार के स्वर हो गए। ठीक है, जिसमें से हमारा 3 मूल स्वर, सॉरी 4 मूल स्वर, 3 दीर्घ स्वर और 4 क्या हो जाएंगे हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी स्वरों की, 11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप हिंदी मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो हिंदी है इसका खड़ी बोली, इसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। तो जो हिंदी है उसका प्रावधान अनुच्छेद 343 में किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो भारत है उसकी राजभाषा हिंदी होगी और साथ ही साथ जो इसकी लिपि है वह देवनागरी होगी और इस हिंदी के जो अंक हैं उसके लिए हमारा रोमन लिपि का प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा होगा कि हम हिंदी लिखते समय भी जो ये हैं 3, 4, ठीक है, इन सब का क्या करते हैं, रोमन लिपि से उपयोग करते हैं। हिंदी में नहीं लिखते। हिंदी में जैसे 2 लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3 ऐसे लिखते हैं, ये शब्दों के प्रयोग करते हैं। ये तो हिंदी के हैं। हिंदी में भी रोमन लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ये पूरा प्रावधान किस में है, 343 में। अगर बात करें तो 300 जितना भी हिंदी से संबंधित नियम है वह 343 से हमारे 351 तक पूरी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जिसमें 343 हमारे राजभाषा हिंदी के बारे में कहता है। 344 हमारा जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह हिंदी के विकास के लिए कोई भी आयोग या समिति का गठन कर सकता है। फिर 345 कहता है कि जो भी संबंधित राज्य है उनको अपनी राज्य भाषा चुनने का अधिकार है। फिर ऐसे ही में ही इम्पोर्टेंट में हमारा 351 है, यह देता है निर्देश की जो हिंदी है उसके लिए विकास के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। ये 4 आप लोग ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद, इनसे पूछता है सवाल। अगला सवाल है, अरबी भाषा कौन सा शब्द है। ठीक है, तो इसमें से अरबी जो है वह गुनाह शब्द है। बाकी नमाज, दीदार या गवाह, ये तीनों शब्द हमारे फारसी के हैं। अब देखिए, जो अरबी है, फारसी है या अन्य चीज़ें हैं, इनके आपने शब्द याद करने पड़ेंगे। इसकी कोई ऐसे ट्रिक नहीं है कि उसको समझाया जाए कि ऐसे याद करो या वैसे याद करो। इसको आपने रट्टा मार के याद करना ही पड़ेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, हमारा आशीर्वाद। देखिए, जो रॉ लगा होता है वह किसी भी शब्द के बाद पढ़ा जाता है। जैसे 100 है, अगर इसके बाद लगा है तो इसके बाद
इसको क्या होगा, अगर दूसरे शब्द में लगा है तो इस 100 के बाद इसको पढ़ा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सवाल थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि सरलता भी क्या है, भाव है, और अच्छा भी क्या है, भाव है। जहाँ पे किस, ठीक है, तो मैं ये संज्ञा का जो पूरा टॉपिक है इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये सब क्या है, भाव है। तो इस क्वेश्चन को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि सरलता और अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। बल्कि निकट भी क्या है, हमारा भावी है। सिर्फ यहाँ पे जो लड़का शब्द है यह हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। बाकी क्या है यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जहाँ पे नहीं, हमारा कौन सा हो जाएगा, लड़का शब्द। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो लड़का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा यहाँ पे ये सब मूल व्यंजन ही है। अगर स्र की बात करें तो ये क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब कैसे है, स्र बनता है हमारा सौ और रॉ से, इससे मिलके बना होता है स्र। देखिए, दो व्यंजनों से मिलके बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, रोहन नहीं आने वाला, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो यह वाक्य है हमारा निषेधात्मक या नकारात्मक, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग किया गया है, नहीं का। आज्ञावाचक क्या होता है, जहाँ पे किसी को आज्ञा देने का भाव हो। जैसे मैं कहूँ कि रोहन खाना लाओ, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञा। मैं उसको आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम ये काम करो। संदेह क्या है, कि मैं किसी पे संदेह कर रहा हूँ या किसी वाक्य पे संदेह प्रकट हो, तो वो क्या हो जाएगा, संदेह, संदेहवाचक। जैसे मैं कहूँ रोहन खाना खा रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या है, संदेह है कि रोहन खा रहा होगा या नहीं खा रहा होगा। फिर है जैसे स्वीकारार्थ, मैंने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्वीकारार्थक वाक्य हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी प्रयुक्त हुई थी। यहाँ पे भाषा शब्द जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे कौन क्या होना चाहिए, राम भक्त कवियों के लिए के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ राम भक्ति में जो अवधि और ब्रज भाषा दोनों का ही उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अभाव की स्थिति में और हानि होना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। वाक्य में क्षण भर के ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। देखिए, वाक्य में अगर हमें क्षण भर का ठहराव लाना होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं अल्प विराम। अगर पूर्ण ठहराव लाना है तो हम क्या करेंगे, विराम चिन्ह, जो कैसा होता है, ऐसा। अल्प विराम का निशान कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, और अल्प विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम जहाँ पे प्रयोग किया जाता है विराम, वो होता है हमारा अर्ध विराम। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ हमें अर्ध विराम से, सॉरी, अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव चाहिए हो और पूर्ण विराम से कम ठहराव चाहिए होगा, वहाँ पे हम कौन सा विराम यूज करेंगे, अर्ध विराम। इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। चलो अब बढ़ते हैं आगे को। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ। ठीक है, जैसे हमारे स्पर्शी व्यंजन है वह 5 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहला है हमारा क वर्ग, फिर आ जाता है हमारा च वर्ग, फिर आ जाता है हमारा ट वर्ग, फिर आ जाता है हमारा त वर्ग, फिर आ जाता है हमारा प वर्ग। क वर्ग होता है हमारा कंठ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा च वर्ग होता है तालव्य या तालु, फिर ये हो जाता है हमारा मूर्धन्य। ट वर्ग, त वर्ग हो जाता है हमारा दंत, और प वर्ग हो जाता है हमारा ओष्ठ। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है, प वर्ग, तो प वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा
ओष्ठ से। चलो अब बढ़ते हैं आगे को, अगला सवाल देखते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ह्रस्व या मूल स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो इसके कितने रूप हो जाएंगे? 3 रूप हो जाएंगे। और इसी में ये तो हमारा क्या है, वैसे है। इसी में अगर पूछेगा कि उसके ध्वनि के आधार पर, तो ध्वनि के आधार पर भी 3 ही होते हैं। पहला होता है हमारा मूल स्वर, फिर आ जाता है दीर्घ स्वर, फिर एक आ जाता है प्लुस स्वर। ठीक है, प्लुस स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिनको बोलने में मूल स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, उनको क्या कहते हैं? प्लुस स्वर। जैसे मैंने कहा ओम। ठीक है, ओम कहने में क्या है, मेन जो ये वाला वर्ड है, ये क्या कहलाता? हमारा प्लुस स्वर कहलाता है। जैसे मैं, आपने मंचन देखा होगा, बहुत बार रामायण का मंचन होता है, तो वहाँ पे हे राम बोला जाता है, तो वो राम में भी क्या है? हमारा प्लुस स्वर है। तो ये क्या हो गया? स्वर। अब देखते हैं अगला, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्धन लास क्या हो जाएगा? उल्लास का संधि विच्छेद। अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप जो भी शब्द है उसके पीछे कोई भी क्रिया शब्द या उसका विशेषण शब्द लगा दीजिए। जैसे संविधान है, संविधान क्या है? बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा मतलब पुल्लिंग, तो संविधान हमारा होगा नहीं। फिर दूसरा है प्रवेश, प्रवेश किया जाता है, तो प्रवेश भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। परिवहन भी क्या है? किया जाता है, तो परिवहन भी क्या है? पुल्लिंग। घोषणा की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। घोषणा का मतलब होता क्या है? खोज। तो खोज क्या होती है? की जाती है कभी भी। ठीक है, हम कहते हैं कि इस वैज्ञानिक द्वारा एक खोज की गई, खोज किया गया नहीं, खोज की गई। तो की गई जहाँ पे ई में अंत हो शब्द का, वो का क्या होता है? हमारा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा, वर्णमाला। अब अगला सवाल है, समास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो हमारा आज तक यूके ट्रिपल एससी था, यहाँ पे हमारा जो समास था यह नहीं पूछा जाता था, समास हमारे सिलेबस में नहीं था। पर जो लोक सेवा आयोग है यूके पीएससी, इसने, आपने देखा होगा, जो कनिष्ठ सहायक है उसके सिलेबस में डाला है समास को। तो समास भी, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अच्छे से और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो समास हमने पढ़ना है यहाँ पे यूके पीएससी के हिसाब से। तो जो समास की संख्या होती है वह होती है 6। कौन कौन से समास होते हैं? पहला होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, पहला तत्पुरुष समास। फिर दूसरा होता है हमारा बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अवयवी भाव समास। 6 समास क्या हो गए हमारे? टोटल हो गए। फिर देखिए अगला सवाल है, नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में देखिए, जहाँ पे कर्मधारय समास क्या होता है? जहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या हो, विशेषता बताए किसकी? दूसरे शब्द की। देखिए, जहां पे जैसे मैं कहूं युवक है, युवक दूसरा शब्द हो गया, इसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है? नव, मतलब कि नवीन। तो यहाँ पे नव शब्द क्या है? इस युवक शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जहाँ पे पहला पद दूसरे पद की क्या बताए? विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं हम? कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अब जैसे बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास क्या होता है कि एक ऐसा शब्द जो क्या हो, किसी और का अर्थ दे। जैसे मैं कहूं पीतांबर, अब इसका अर्थ निकालें तो पीले अंबर वाला या पीले वस्त्र वाला होगा। पीतांबर का अर्थ क्या होगा? पीला वस्त्र वाला। पर यहां पे हम इसका अर्थ क्या लेंगे? पीतांबर का विष्णु। तो ये क्या हो जाएगा? उसका मूल अर्थ ना लेके, बहुव्रीहि समास क्या होता है
किसी शब्द का मूल अर्थ ना लेके उसका तीसरा रूप लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैं कहूँ नीलकंठ, ठीक है। अब नीलकंठ क्या है? अब यहाँ पे अगर मैं इसका अर्थ लूँ तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नीले, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला, ठीक है, नीला गला। अब यहाँ पे हम इसका ये कभी अर्थ लेते हैं? नहीं, हम नीलकंठ का अर्थ क्या लेते हैं? शिव। तो जहाँ पे भी हम किसी का अर्थ ना लेके, किसी शब्द का वास्तविक अर्थ ना लेके उसको किसी तीसरे रूप में, जो उसका तीसरा रूप प्रचलित रूप है, उसको लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? शिव। क्योंकि ये शिव क्या है? प्रचलित रूप है किसका? नीलकंठ का। तो इसका हम अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? जिस शब्द के में पहला शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे मैं कहूं चौराहा, यहां पे देखिए राह मतलब क्या है? रास्ता। चौ मतलब क्या है? चार। ऐसा रास्ता जहां पे चार रास्ते हो। तो चार मतलब जहां पे हमारा पहला शब्द ये क्या है? चार है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जहां पे पहला शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो, वहां पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। बाकी मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे को। तो अगला सवाल है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषणों की संख्या कितनी है? 6। अगला सवाल है, पेड़ से फल गिरता है में कौन सा कारक है? देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। और उन 8 प्रकारों के अपने अपने क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह। तो यहाँ पे जैसे संबंध है, संबंधवाचक कारक का क्या होता है? का, के, की, ये क्या है? संबंध का कारक चिन्ह है। वही बात करूँ अपादान, तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान का क्या होता है? के, लिए। अधिकरण का क्या होता है? मैं, पर, पे। तो यहाँ पे से किस में आ रहा है? अपादान से। और यहाँ पे देखिए से क्या है? कारक चिन्ह कौन सा है? से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी देखिए जितने भी टॉपिक हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनकी एक एक सेपरेट वीडियो बनाते जाऊँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियो बनाते जाऊँगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है। और अपने दोस्त जितने भी हैं, आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।